हाय, आई एम महक एंड आई एम मोहित। हम हैं appliance.ai से। हमने बनाया अप्लायंस, आपका पर्सनल कुकिंग असिस्टेंट। हम हैं डिजाइंड फॉर इंडिया, डिजाइंड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, मेड इन इंडिया। अप्लायंस में है एक AI चैटबॉट। मैं जाके मतलब इनफ लोग को हायर करता हूँ। देखिए, जब मैं इंटरव्यू करता हूँ किसी को, डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस की फील्ड में कोई है या किसी और फील्ड में, बात एक्चुअली एकदम उल्टी है। इट इज लाइक कि आप जिस भी फील्ड में है ना, आपकी फील्ड को एआई सुपरचार्ज करने वाली है। आज से 10 साल पहले मैं एक डेटा एनालिटिक्स का काम करता था। मे बी आज आप डेटा डेटा एनालिस्ट हैं, आप डेटा साइंस की तरफ जाए। मे बी आप डेटा साइंटिस्ट है और आप कहें कि ये 2-3 चीजें सीखकर मैं एमएल की तरफ जाऊं। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एज अ टेक्निकल फाउंडर होती है, वो स्टूडेंट अगर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करता है, टर्निंग पॉइंट होता है जो उनके प्रोजेक्ट्स में बहुत बार दिखता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Hello everyone, I'm Swati and welcome to another podcast of the iScale. And today we are having with us our very special guest, Mr. Mohit Sharma, CTO and co-founder of Appliance.ai. जी हाँ, Appliance.ai एक ऐसी रिवॉल्यूशनरी कंपनी जिसकी एक कोशिश है कि भारत के हर घर तक AI enabled appliances पहुंचा पाए। एक और तो मोहित एक इनोवेटिव AI अप्लायंस बेस्ड कंपनी बनाकर ग्लोबली भारत को पहचान दिला रहे हैं, और दूसरी ओर भारत के ऐसे लाखों लर्नर्स जो कि AI ड्रिवन फील्ड पे अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, उन्हें गाइड करने के लिए आज हमारे साथ द iScale के इस पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं। हमारे इंडिया के कई सारे लर्नर्स के मन में ये सवाल होता है कि हम तो नॉन IT डोमेन से हैं, क्या हम IT सेक्टर में इस AI के एरा में अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं? तो आपको ये पॉडकास्ट जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये कहानी है मोहित की। 2011 में IIT बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद कई कंपनीज में वर्क किया। और आज मोहित कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी लर्निंग है कि उन्होंने चीजों को सिविल बैकग्राउंड से होने के बावजूद कोडिंग जैसी चीजों को खुद से सीखा, डेवलप किया। और आज के इस पॉडकास्ट में आपको ये सीखने मिलेगा कि कैसे उन्होंने नॉन IT डोमेन होने के बावजूद चीजों को खुद से लर्न किया, सीखा, और आज वो एक ऐसी कंपनी के CTO और को-फाउंडर हैं जिसकी वैल्यूएशन 143 करोड़ से भी ज्यादा है। हमारी लर्नर्स कम्युनिटी हमें काफी सारे सवाल भेजती है, जिसमें से एक सवाल काफी कॉमन होता है कि क्या AI के आ जाने से डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट की जॉब्स में कोई फर्क पड़ेगा? तो इसका जवाब देने के लिए आज खुद AI एक्सपर्ट मोहित हमारे साथ हैं, और साथ ही आज के इस पॉडकास्ट में हम मोहित से ये भी जानेंगे कि जब वो खुद इंटरव्यूज लेते हैं तो वो क्या चीजें होती है जो कैंडिडेट्स की पर्सनालिटी में वो ऑब्जर्व करते हैं, जिसके बेसिस में उन्हें जॉब मिल पाता है। तो आज का ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं शुरुआत करती हूँ इस पॉडकास्ट की और बातचीत करते हैं मोहित के साथ। So hello and a very good evening to everyone, to all the learners who will watch this podcast. Today we are having with us our very special guest, co-founder and CTO of Appliance.ai, Mohit Sharma sir. So thank you so much sir for joining us today. Thank you very much, Swati, for inviting me to your podcast, and really looking forward to today's conversation. So मोहित सर की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, और ऐसा नहीं है कि हम सब मोहित सर से शायद पहली बार मिल रहे हो। शार्क टैंक इंडिया पे हम सभी ने मोहित सर को देखा है, और ये जर्नी जितना थोड़ा बहुत हम मोहित सर के बारे में जानते हैं, 2011 IIT बॉम्बे के बाद चायोस, और उसके बाद एक ऐसी कंपनी बनाना Appliance.ai जिसकी कोशिश ही है कि इंडिया के हर घर तक अप्लायंस के थ्रू AI को पहुंचाया जाए। और आज सर हम देख रहे हैं कि AI की जब हम लोग बातचीत करते हैं तो बहुत सारी चीजें मार्केट पे चल रही है। तो उस पे आज बेसिकली, जैसा कि मुझे याद है कि मोहित सर ये कहते भी हैं कि हम Appliance.ai एक ऐसी रिवॉल्यूशनरी कंपनी बना रहे हैं जो डिजाइंड फॉर इंडिया, डिजाइंड इन इंडिया, मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर इंडिया है। और आज इंडिया की ऐसे ही लाखों लर्नर्स कम्युनिटी के लिए मोहित सर खुद आए हैं उन्हें गाइड करने के लिए। खास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो टियर 2, टियर 3 सिटीज से बिलोंग करते हैं, छोटे गांव, शहर, उनके लिए मोहित सर जिनकी खुद की जर्नी इंस्पायरिंग रही है, वो आज पूरी लर्नर्स कम्युनिटी को गाइड करने के लिए आए हैं। सो थैंक यू सो मच सर। बट उसके पहले सर हम इस पॉडकास्ट को शुरू करें, हम आपकी जर्नी के बारे में जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि हमने सर को शार्क टैंक पे तो देखा है, लेकिन हम उनकी जर्नी के बारे में और जानना चाहते हैं। तो प्लीज सर आप अपने बारे में जरूर थोड़ा हमें बता के इंस्पायर करें। इंस्पायर तो पता नहीं कितना होगा, बट मैं आपको
थोड़े आई थिंक अहम पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ मेरी लाइफ में क्या थे। सो कॉलेज से मैं 2011 में ग्रेजुएट हुआ। 2014 तक मैं एक रेगुलर कंसल्टिंग टाइप जॉब करता था। 2014 में मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि चलो कुछ हार्डवेयर में बनाना शुरू करते हैं। हालांकि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग में है, बट मैं सिविल इंजीनियर था बाय बाय स्टडी। तो मुझे बहुत कुछ ज्यादा आता नहीं था, मतलब मैंने कभी पहले किया नहीं था ये इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का काम। तो थोड़ा बहुत कुछ कुछ करने लग गए, काम से मैंने सबैटिकल लिया। उस टाइम पे 2 लोग थे, तो मैंने जॉब छोड़ के उन लोग से कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मुझे आता कुछ नहीं है, पर जो आपको भी इम्पोर्टेंट लगता है मैं सीख लूंगा। तो काफी मजेदार था, किताबें पढ़ पढ़ के सीखते थे और वही लाइव में एक्सपेरिमेंट करते थे। और मुझे लगता है वहां से मेरी सबसे पहली सबसे बड़ी लर्निंग आई लाइफ की, कि आप जब तक कुछ करके नहीं सीखते तब तक आपने उसको सीखा नहीं होता। तब तक आपको लगता है कि मैंने सीख लिया है, पर जब आप उसको पहली बार हाथ से करते हैं ना, मान लीजिए तार को रजिस्टर से लगाएंगे, वो आगे कहीं एक बैटरी से लग रही है, और उसमें जब करंट फ्लो होकर पहली बार बल्ब जलता है, जो अपने आप से करके एक आपको, कैसे बोलूं उसको, आपके ना हाथों में एक जान आ जाती है, वो और किसी चीज से नहीं आती जब तक आप करते नहीं है। दूसरी एक बड़ी चीज मैंने क्या सीखी कि इस टाइम पर मुझे कुछ आता तो ज्यादा था नहीं, पर मैं जाके सब जगह पूछता रहा कि भाई ये मेरे को कोई सिखा दो कैसा है। पूना में था, बंबई में गया, सीखा। उसके बाद कुकिंग मशीन्स बनानी शुरू करी, चाय उसने आके एक्वाहायर की, ऑपरेशन दिल्ली में गया। सब जगह एक चीज जो आई थिंक अच्छे से मैं कर पाया कि मैंने सब जगह जाके सबको बहुत क्लियरली बोल दिया, देखो पहली चीज मुझे आता नहीं है, पर दूसरी चीज मैं सीखूंगा। और ये सबसे बड़ी चीज क्या थी कि यहाँ पे ईगो अपनी बिल्कुल दरवाजे के बाहर रख के आप चले जाओ। बहुत लोगों ने कहा अरे आप आईआईटी गए हो, आपको आता कैसे? नहीं आता तो मतलब नहीं है। तो वहां पे एक दूसरी बहुत मजेदार चीज हुई कि बहुत चीजें जो मैंने सीखी ना, बहुत ही लो लेवल से सीखी, एंड बहुत बेसिक्स में जाके सीखी। एंड आईटी नेटवर्क तो ऑफ कोर्स यार बहुत बहुत हेल्पफुल होता ही है, उसको तो मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगा। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड चीज थी कि एनी टाइम यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, आपको अपनी ईगो बिल्कुल बाहर रख के आना होता है, राइट। तीसरी बड़ी चीज ये थी जो बहुत ज्यादा समझ में आती है कि जब मैंने ये सब चीजें सीखनी शुरू करी, गूगल इतनी बड़ी चीज थी कि आप, आपके हाथों में मतलब दुनिया भर की नॉलेज है एकदम, कि आप अगर सोचते हैं और थोड़ा जज्बा रखते हैं ना कि मुझे ये चीज करनी है, एक आपको गूगल सर्च करनी, एक नहीं चलो 5-7 करनी होगी, पर आप अपने घर पे कुर्सी पे बैठे बैठे इंटरनेट से कनेक्ट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, हो जाता है। और अभी मतलब पिछले 1.5-2 साल में जब से हम कंपनी चला रहे हैं, ये जो सारा एलएलएम्स और जीपीटीज का नया दौर है, ये तो एक एकदम ही मतलब दिस इज अ रेवोल्यूशनरी टाइम टू बी अलाइव। और ये सब मतलब सबसे वाइड चीज क्या है ना, ये हम सबको अवेलेबल है आज। आपको, मुझको, और कोई अगर ये पॉडकास्ट सुन रहा हो उनको, ये सब चीजें आर सो इजीली अवेलेबल, और ये बहुत ही मजेदार टाइम है टू बी अलाइव। आज से आप सोचो मतलब 60 साल 70 साल पहले किताब भी नहीं होती थी, जो वो लाइब्रेरी में अगर आपकी किताब नहीं है तो आपके पास वो ज्ञान नहीं है, पर आज वो एकदम बदल चुका है। तो ये 3 बड़ी लर्निंग्स रही है मेरे लिए। एंड मतलब आई थिंक 3 की होपफुली और भी होंगी, बट मैंने कहा मैं ये आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट सर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के सवाल आते हैं कि हम तो नॉन आईटी से हैं, हमारी पूरी पढ़ाई ही इस डोमेन में हुई है। इवन कि मुझे भी सुन के बहुत इंस्पायरिंग लग रहा है, बिकॉज आप सिविल से होके सर, बिकॉज व्हेन वी लुक एट appliance.ai, तो अगर मैं उसके हर एक फीचर की भी बात करूं, चाहे वो शेफ जीपीटी हो, चाहे वो कुकिंग टाइम फिल्टर हो, या फिर वॉटसन माय फ्रिज हो, तो इतना लाइक हाईटेक चीजों को डेवलप करना, इवन आप उस बैकग्राउंड से भी बिलोंग नहीं करते थे। सो दैट इज समथिंग कि जितनी भी लर्नर्स देख रहे हैं उनके लिए सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ है। सर जैसा कि एआई को लेके बहुत चीजें मार्केट पे चल रही है, क्या एआई जॉब्स ले लेगा? हाल फिलहाल में हमने देखा है डेविन का नया लॉन्च, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एआई का जो यूज है बेसिकली जॉब्स के एरा में, क्या लोगों को इससे डरने की जरूरत है? स्पेशली यंगस्टर्स, वो फ्रेशर्स जो अभी तैयारी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हमारा जॉब आईटी इंडस्ट्री पे लग जाए। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें जो मुझे लगती है, आज मैं जाके मतलब इनफ इनफ लोग को हायर करता हूँ,
सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप बाहर निकलते हैं, जब भी आप किसी भी ऐसे टाइम पे ग्रेजुएट होते हैं, जॉब्स वगैरह ढूंढते हैं, आप हमेशा इन कंडीशंस के अधीन होते हैं जो उस टाइम पर प्रिवेल कर रही है। आज से 500 साल पहले अगर कोई मतलब बाहर जाके जॉब ढूंढ रहा होता, वो कोई ट्रेडर के नीचे ही अप्रेंटिसशिप कर रहा होता या किसान बन रहा होता। आज से 50 साल पहले कोई ढूंढ रहा होता तो वो कहता कि बस सरकारी नौकरी लग जाए। मेरे पेरेंट्स को जैसा लगता था, राइट? और आपको हमेशा लगता है कि ऑड्स मेरे खिलाफ ही है। आज का आप समझिए, आज का टाइम भी अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लेके आता है, अपने कुछ एडवांटेजेस लेके आता है। तो मेरा तो पहला पर्सपेक्टिव वहां से आता है कि एआई देखिए आज की चीज है, 10 साल पहले कुछ और था, 50 साल पहले कुछ और था। जहां तक इस चीज की बात है कि इस चीज के साथ जूझे किस तरीके, देखिए जब मैं इंटरव्यू करता हूं किसी को, मैं दो ही चीजें देखना पसंद करता हूं कि पहला, मैं अगर किसी को हायर करने जा रहा हूं तो क्या उनमें कुछ जज्बा है, कुछ बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कुछ मतलब ये चाह है कि हम कुछ करेंगे, राइट? वो पहली चीज होती है। दूसरा, अगर आप कहते हैं कि मुझे इस एरिया में कुछ करना है, तो आपने उसके लिए किया क्या? मैं इस पे थोड़ा सा और ये एक्सपैंड कर देता हूं। अगर आप कहते हैं कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, आज सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आप थोड़ा बहुत भी कुछ स्टार्ट करें। जैसे मान लीजिए आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कुछ चीजें हैं, रिएक्ट जेएस है, कुछ और है। इन सब के जो रिसोर्सेज है ना इन्हें सीखने के लिए, ये हम सबके पास एक्सेसिबल है। तो आप जॉब मार्केट में एक कदम ऊपर लेके कैसे स्टैंड आउट कर सकते हैं कि रादर देन जस्ट सेइंग कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है और आपके नौकरी देने से ही मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। आप इन सब चीजों का एडवांटेज उठाइए। आपके पास गूगल सर्च है, आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास तरह तरीके के एलएलएम है, जिनकी एडवांटेज लेके आप एक प्रोजेक्ट बनाइए। अगर आपको लगता है कि मैं वहां जाके ये काम करूं, आप आज एक्चुअली इससे पहले ही कर सकते हो। आपको किसी के ठप्पे की जरूरत नहीं है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं क्योंकि ये कंपनी कहती है। आप उस कॉन्फिडेंस के साथ आज जा सकते हैं और ये सबसे बड़ी एडवांटेज है हमारे आज के टाइम में जीने की। एंड मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा आपके सब लिसनर्स को। सर मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आता है कि एआई का टाइम चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो हम देख भी रहे हैं, डेटा साइंटिस्ट का डोमेन हो, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स हो, डेटा एनालिस्ट हो, तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा मतलब वो है कि क्या एआई के आने से हमारे भी जॉब्स जो हैं उसमें भी कहीं कुछ परेशानी है, या सर आपके अकॉर्डिंग इस एआई एरा में क्या कुछ स्किल सेट, टेक्निकल स्किल सेट अक्वायर करना चाहिए लर्नर्स को, ताकि वो अभी जो कॉम्पिटिटिव टाइम है और जो हम देख भी रहे हैं कि थोड़ा बहुत रिसेशन जैसी जो कंडीशंस के साथ में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ताकि उसको सीख के एटलीस्ट लोगों को थोड़ा रिलीफ मिले और वो पहुंच पाए अपने एंड गोल तक। तो एक चीज जो मुझे काफी ज्यादा लगती है ना, वो ये है कि मैं एक बार बात करता हूँ नॉन फ्रेशर्स की। मैं पहले थोड़ा 2-3 साल एक्सपीरियंस वाले लोग की बात करता हूँ। जैसे आपने कहा ना, डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस की फील्ड में कोई है या किसी और फील्ड में, बहुत ही स्पीड से ये चेंज हुआ है पिछले 1-1.5 साल में। बट हर एक फील्ड में रादर देन आप एआई सीखें, बात एक्चुअली एकदम उल्टी है। इट इज लाइक कि आप जिस भी फील्ड में है ना, आपकी फील्ड को एआई सुपरचार्ज करने वाली है, राइट? जिसका मतलब है अगर आप डेटा एनालिस्ट हैं, जैसे आज से 10 साल पहले मैं एक डेटा एनालिटिक्स का काम करता था, जहां मुझे लगता था एक नई टेक्निक मैंने सीखी, अरीमा सीख लिया मैंने, मुझे लगता था कितनी बड़ी चीज है। आज ये चीजें जो है ना, वो जिसको बोलते हैं टेबल स्टेक्स है, क्योंकि आप चैट जीपीटी को सवाल पूछ के उसके साथ बैक एंड फोर्थ करके ये चीज इतने अच्छे से सीख सकते हैं और करियर में एकदम ऐसा एडवांटेज पा सकते हैं। और ये आपके लिए एआई का सबसे बड़ा यूज है। अगर आपके मन में चाह है तो आपके पास ये एक नया टूल है, आपको इसको ऐसे ट्रीट करना है। हमारे कंट्रोल में क्या है कि ये जो मेरे पास में एक नया टूल आया, मैं इससे सीखकर एक दो कदम ऊपर कैसे जा सकता हूं, ताकि मैं जिस भी रोल में या जिस भी कंपनी में काम करूं, वहां पर या तो मुझे और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिले, या मुझे दुनिया का एक नया नया क्या नया रूप दिखे, जिसमें मैं जाके शायद एक और दूसरी चीज के लिए एस्पायर करूं। मे बी आज आप डेटा डेटा एनालिस्ट हैं, आप डेटा साइंस की तरफ जाएं। मे बी आप डेटा साइंटिस्ट हैं और आप कहें कि ये 2-3 चीजें सीखकर मैं एमएल की तरफ जाऊं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इस तरीके का एटीट्यूड मेंटेन कर सकता है, वो आगे बढ़ेगा लाइफ में, और जो नहीं कर पाएगा देखिए उनको दिक्कत आएगी। और ये एक्चुअली यही सबसे बड़ी लर्निंग है, क्योंकि एआई और इन सब चीज़ों ने इतना डेमोक्रेटाइज़ कर दिया है ना ये सारी दुनिया की नॉलेज को। आप समझिए, आप एक समझदार आदमी से, एक बहुत अच्छे टीचर से आप बात कर पा रहे हैं। पहले बहुत अच्छे टीचर कोई बहुत अच्छे गिने-चुने स्कूल्स में अवेलेबल हो सकते थे। आज वो बहुत अच्छा टीचर आपके पास फ्री में अवेलेबल है। तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज है, और इस तरीके से उसको टैकल करें। सर ऑब्वियसली आपके करियर में इतने ज़्यादा चीज़ें आपने देखी होगी, एक्सपीरियंस किया होगा और बहुत सारी हायरिंग्स आपने की होगी। तो सर सबसे इम्पोर्टेंट एक एज अ को-फाउंडर, सीटीओ, आप जब टेक्निकल इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं तो आप कितना ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स या जो आपके प्लेटफॉर्म पे आते हैं कैंडिडेट्स उनके प्रोजेक्ट्स पे, या क्या वो चीज़ होती है सर जो आप देखते हैं उनके रिज्यूमे में, ताकि लोगों को पता चले कि एक फाउंडर अपनी कंपनी को बिल्ड करने के लिए कैसे टैलेंट को चाहते हैं कि वो उनके साथ जुड़ के काम कर पाए। मैं अपनी कंपनी के बारे में और अपने बारे में बात कर सकता हूँ। मैं बाकी फाउंडर्स के बारे में नहीं बात कर सकता। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एज़ अ टेक्निकल फाउंडर होती है कि अगर कोई स्टूडेंट आता है, वो स्टूडेंट अगर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करता है और मुझे ये बोल पाते हैं कि देखिए हमने ये प्रोजेक्ट किए, ये बहुत अलग चीज़ है प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। पर अगर वो प्रोजेक्ट के साथ एकदम गहराई में गए, अगर उन्होंने, और स्पेशली अगर कोर्स प्रोजेक्ट के बाहर जाके उन्होंने कुछ किया। आजकल इतने कॉम्पिटिशन्स है, फॉर्मूला भारत का कॉम्पिटिशन है, बाहा एसएई का कॉम्पिटिशन है, कोई अंडर वाटर ड्रोन्स का है, कोडिंग कॉम्पिटिशन चलते हैं, सैकड़ों चीजें हैं जो आपके कोर्स वर्क से बाहर है, जहां जाके आप क्या कर सकते हैं, आप भाग ले सकते हैं, आप 10 नई चीजें सीखते हैं। बहुत अनकंफर्टेबल होता है नई चीजें सीखना, पर अगर कोई स्टूडेंट ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है ना कि वो अपने जो जो चीज में उनको थोड़ी सी भी जिज्ञासा है, वो बाहर निकल के उसमें कुछ एक प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, मुझे वो चीज सबसे ज्यादा भा जाती है। क्योंकि वो मेरे लिए ना दो चीजों का बहुत अच्छा जवाब देती है। पहला कि ये स्टूडेंट हार्ड वर्किंग है, दूसरा कि ये स्टूडेंट ना अपनी क्यूरियोसिटी को चेज करने के लिए अनकंफर्टेबल होने को तैयार है, ये उसके पीछे गए हैं। पर उनके इंटरव्यूज में वो एक टर्निंग पॉइंट होता है जो उनके प्रोजेक्ट्स में बहुत बार दिखता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब मेरे लिए तो इट इज क्रिटिकल टू हायर। डेफिनेटली। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसे हम कह सकते हैं रूरल इंडिया से ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स का होगा कि जब हम इंटरव्यूज देने के लिए जाते हैं, जाहिर सी बात है सर जब कोई हम्बल बैकग्राउंड से आता है तो उनके आसपास इंग्लिश का माहौल उनको नहीं मिलता है। तो जब वो इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, भले उनका स्किल सेट अच्छा हो, लेकिन आधी घबराहट तो उन्हें इस सोच को लेके होती है कि मैं इंग्लिश में कैसे बात करूंगा या बात करूंगी। तो सर आज अगर हम लोग देखें, जैसे अप्लायंस और बहुत सारे जो स्टार्टअप्स जो ग्रो कर रहे हैं, जो इंडियन कल्चर को समझ रहे हैं, इंडिया के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो क्या वो स्टूडेंट्स के लिए ये चीजें थोड़ी बहुत कंसिडर हो पाती है कि उन्हें लैंग्वेज बैरियर ना हो, या फिर उन्हें इंग्लिश किस हिसाब से सीखनी चाहिए? इस पे मैं आपका थोड़ा सा टेक जानना चाहूंगी सर। देखिए, इसमें ना 2-3 चीज़ें होती हैं। मैं जब कॉलेज गया, तो मेरे लिए मैं चंडीगढ़ में पला-बड़ा, तो मेरे लिए कॉलेज जाके थोड़ा पहली बार ये एक्सपोज़र था कि ये जो आपने लैंग्वेज वाली बात बोली ना, मेरे आस-पास बहुत तरीके की भाषाएँ बोली जाती थी। मुझे तब समझ में आया कि लोग एग्ज़ाम लिख लेते हैं मैथ में, बट बातों में वहाँ पर भी बहुत सिमिलर तरीके की प्रॉब्लम एग्ज़िस्ट करती थी। मैंने जो वहाँ पे देखी चीज़, और बहुत हम्बल बैकग्राउंड से लोग आते थे। जो मैंने वहाँ पे एक चीज़ देखी है, जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आई, कि 2 चीज़ें होती हैं। आपको देखिए अंग्रेज़ी में शेक्सपियर नहीं बनना है, ठीक है? और अगर कोई कंपनी या कोई पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप मतलब इतनी अंग्रेज़ी झाड़ेंगे और ऐसा कुछ होने वाला, देखिए वो तो नहीं होगा, और वो शायद आपके लिए भी बड़ा अच्छा फ़िल्टर है कि वो जो आपको बंदा इंटरव्यू कर रहा है, शायद वो सही से नहीं कर रहा है। दूसरी इसमें लेकिन बात क्या आती है कि अब मान लीजिए आप कर रहे हैं इंटरव्यू, कुछ हद तक ना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लीजिए आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत आप उसमें कुछ कर सकते हैं, बोलने में आप थोड़ा हिचकिचाते हैं। एक पार्ट ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, जहां पर आप जाइए, आप या तो किसी के साथ बात करिए, अगेन नहीं तो चैट जीपीटी के साथ बात करिए, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मैं अलग से टाइम
बहुत, मैं आपको सीक्रेट बात में, मैं अलग से एक टाइम रखता हूँ अपना रोज का आधे घंटे का, जहां मैं सिर्फ चैट जीपीटी के साथ बातें करता हूँ, और बहुत मजेदार टाइम होता है। तो ये सबके लिए अवेलेबल है, राइट? आप भी ये कर सकते हैं। बात करिए, काफी बार क्या कर सकते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन में, आप उसको पूछ सकते हैं कि देखिए मैं हिंदी में ये बोल रहा हूँ, इसको इंग्लिश में बोलने का एक तरीका बताइए, सिंपल सा तरीका। और काफी बार ये जो प्रिपरेशन है ना, ये आपको काफी दूर तक लेके चली जाती है। इसके आगे आपके अक्सर इंटरव्यूज में, देखिए मैं इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी बोल लेता हूँ, कुछ कुछ और भाषाएं यहाँ पे तो आके डेफिनेटली समझ भी लेता हूँ। आप कहीं पे भी जाएंगे ना, यू विल एटलीस्ट हैव टू लैंग्वेजेस, दो भाषाएं होंगी जो आपका इंटरव्यूअर समझता होगा, इफ नॉट थ्री। एंड यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दैट, पीपल डोंट माइंड, यू कैन कीप गोइंग, आप जा सकते हैं, इंग्लिश से हिंदी में जा सकते हैं। कई जॉब्स होते हैं जहां मान लीजिए आप एक इंटरनेशनल क्लाइंट से बात करेंगे, देखिए वहां थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे इंसिस्टेंस होता है, क्योंकि अब वो दूसरा बंदा इंग्लिश ही बोलता है या कुछ और बोलता है, तो वहां कोई कुछ नहीं कर सकता। Exactly. बट जैसे आपने कहा इंडियन कंपनी है, तो मतलब फॉर मी एक्चुअली प्रेपरेशन इज एवरीथिंग। प्रोजेक्ट्स अच्छे किए हैं, ठीक है, उसके आगे हम सब देखें। सर बेसिकली मैं जैसा जब पढ़ना या थोड़ा मैं रिसर्च करना शुरू कर रही थी, तो मुझे पता चला कि appliance.ai पे ट्रस्ट किया है एक बहुत ही बेमिसाल वेंचर कैपिटल फंड खोसला वेंचर्स ने, और विनोद खोसला सर जो कि खुद फाउंडर हैं सन माइक्रो सिस्टम्स की, वो कंपनी जो कि इन्वेंशन बेसिकली जावा पे हम कह सकते हैं, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। और appliance.ai इंडिया की ऐसी पहली कंपनी जिसपे उन्होंने ट्रस्ट किया है, तो कहीं ना कहीं इसका टेक्नोलॉजी पार्ट जो आप लीड करते हैं एज अ सीटीओ ऑफ द कंपनी, ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर हम इसे कंसिडर कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग होता है। तो सर आपके कुछ सजेशंस उन स्टूडेंट्स के लिए कि उन्हें क्या क्या टेक स्किल्स सीखना चाहिए अभी के एआई एरा के अकॉर्डिंग, ताकि वो एटलीस्ट 1-2 साल में या विद इन 5 से 6 मंथ खुद को जॉब रेडी बना पाए। तो अगर आपका कुछ बेसिकली इसमें इनपुट होगा सर, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द लर्नर्स। देखिए मैं इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूंगा। अ, आप जिस भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, द जब भी आप एक इंटरव्यू करने जाते हैं ना, आप समझिए आप बहुत सारे और एंट्री लेवल, कैसे बोलूं, एंट्री लेवल एम्प्लॉयज के साथ आप compete कर रहे हैं। दिक्कत क्या होती है ना, कि सब लोग एक स्टूडेंट के माइंडसेट से उस चीज को अप्रोच करते हैं कि मैं तो स्टूडेंट हूं, और जो दूसरी साइड पर है वो भगवान है, राइट? वो जो बोलेंगे मुझे वही करना है, कैसे है। आप रेज्यूमे भी उस पर्सपेक्टिव से लिखते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा, आप थोड़ा इस पूरी चीज से एक कदम पीछे हटिए, और एक बार के लिए ना मन में ये इमेजिन करना, थोड़ी कोशिश करिए इमेजिन करने की, कि आप एम्प्लॉय ही हैं उस कंपनी के, राइट? मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं। अज्यूम कर लीजिए कि अब मान लीजिए वो सॉफ्टवेयर कंपनी बैंकिंग सिस्टम्स बनाती है, तो आप अज्यूम करिए आप एम्प्लॉय हैं जो बैंकिंग सिस्टम बना रहा है, और वो बैंकिंग सिस्टम आज बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ये बहुत बड़ी चीज लगेगी आपको, बट 2 मिनट के लिए मेरे साथ में रहिए। बैंकिंग सिस्टम बनाने में क्या लगता है, ये आप थोड़ा सा विकिपीडिया पे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक बैंकिंग सिस्टम, मैंने नहीं बनाया कभी बैंकिंग सिस्टम, बट बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं कि एक दोनों साइड पे एक क्या होता है, खाते की किताब होती है, अकाउंट्स की बुक्स होती है, राइट? यहां से यहां जाता है पैसा, और ये साइड कस्टमर है, ये साइड बैंक है। अच्छा, अब इसको बिल्ड कैसे करेंगे, टेबल बिल्ड करने हैं, थोड़ा और विकिपीडिया पे ढूंढेंगे, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। उसको बिल्ड कैसे करना है, थोड़ा थोड़ा चैट जीपीटी, थोड़ा थोड़ा गूगल करके आप उसको बिल्ड करके थोड़ी अप्रिसिएशन ला पाएंगे। अगर आप यहां तक भी पहुंच गए, आप 99% बाकी जो आपके साथ में एंट्री लेवल स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे आगे निकल गए, क्योंकि आपने समझा कि वो कंपनी करना क्या चाहती है। चाहे आपके इंटरव्यूअर को नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करना चाहते हैं, पर आप वो कंपनी को समझ गए। और ये बात ना, ये आपके इंटरव्यू में एकदम टपकती है आगे। एंड दिस इज इन माय माइंड हाउ यू बिकम जॉब रेडी, कि अब यहाँ पे आपको कुछ स्किल्स समझ में आएगी। कभी कभी इसमें और भी क्या फायदेमंद रहता है कि अगर आप एक टारगेट सेट ऑफ कंपनीज तक जाना चाहते हैं, आप कई बार उनको लिंक्डइन पे लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपने थोड़ी सी मेहनत करके कुछ प्रोजेक्ट वर्क पे काम किया है, कि मैं ये स्टूडेंट हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं 6 महीने बाद प्लेसमेंट्स के लिए बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ, और मुझे क्या करना है, मुझे आपकी जैसी कंपनी में काम करना है।
मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, क्या आप मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, मैं और क्या पढूँ ताकि मैं आपके यहाँ इंटरव्यू में आ पाऊँ? ये दूसरी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप इतना एंथुसियाज़्म दिखा रहे हैं, आप ऑलरेडी 99% फील्ड से ऊपर हैं। जो दूसरी साइड पे बैठा है वो उसके मन में ये बात आएगी, इतनी अगर ये मेहनत कर रहा है ना स्टूडेंट, आई वांट टू हेल्प दिस स्टूडेंट। और नहीं हेल्प किया कोई बात नहीं, और है कोई, बट हेल्प करने वाले लोग बहुत होते हैं। देखिए मुझे बहुत लोगों ने हेल्प किया तो मैं आगे बढ़ा, और मेरे जैसे ही मतलब इनफ लोग हैं होपफुली, जो मतलब मेरे जैसे क्या, सब मेरे जैसे ही हैं, सब हम लोग किसी ना किसी की हेल्प लेके आगे बढ़े, तो people will pay it back, and you should you should use that to your benefit. सर ये जो आपने कहा ना कि आपकी हेल्प बहुत लोगों ने की है, आज इवन आप उन बहुत सारे लाखों लोगों की हेल्प कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी लर्निंग्स को शेयर करके। सर मेरे पास एक लास्ट जो एक क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स का कि मोहित सर ने भी जब कंपनी बनाई होगी तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स तो देखे होंगे, तो जब डाउन वाला फेज आता है तब सर खुद को कैसे मोटिवेट रखते थे और कैसे इस जर्नी के दौरान कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते थे? क्योंकि सर आज हम लोग बहुत ज्यादा टाइम जो लर्नर्स कम्युनिटी है वो रील्स पे देती है, इंस्टाग्राम पे देती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी होता है, कहीं लो पॉइंट्स भी आते हैं, तो उस फेज में सर अगर अगर आपका कुछ इनपुट हो अपनी लर्निंग जर्नी के अकॉर्डिंग आप शेयर करें तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द लर्नर्स। देखिए सबसे पहले तो मैंने ना फोन से इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। अभी मैं इंस्टाग्राम सिर्फ कंप्यूटर पे खोलता हूँ जब वो ऑफिस में रेसिपीज वगैरह आके या हमारा चैनल देखना होता है, तो वो तो एक बहुत बड़ी चीज हेल्प करी है, 2 घंटे फ्री हो गए हैं दिन के। पर अगर जरा उस बात को साइड में रखें, देखिए मेरा जनरल कोपिंग मैकेनिज्म क्या होता है कि मुझे इतना अपने बारे में समझ में आता है कि मैं अर्ली मॉर्निंग पर्सन हूँ। मुझे पसंद है कि मैं जल्दी ऑफिस में आऊँ, जल्दी काम पर लगूँ। मुझे पता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द डे है जब मैं डीप वर्क कर पाता हूँ, सेकंड हाफ ऑफ द डे में मैं अपनी सारी मीटिंग्स रखता हूँ। कभी-कभी कुछ चिंताएँ होती है जिनका आप कुछ कर नहीं सकते। आए ऐसे दिन जब मतलब रात को बीच में 1 बजे नींद खुली और मैं सोच रहा हूँ कि क्या होगा, नहीं होगा। कुछ चीज़ें जो मुझे काफ़ी हेल्प करती हैं। पहला, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं काफ़ी फिट रहूँ। तो मैं हफ्ते में करीब डिपेंडिंग ऑन हफ्ता में 3 से 5 बार तक कुछ ना कुछ तो वर्कआउट करता हूँ। नहीं भी होता है कम से कम दिन में कोशिश करता हूँ, जैसे जितनी फ़ोन कॉल्स वगैरह हो तो यहाँ पैदल चलते-चलते ही लेता हूँ, मीटर सब जानते हैं यहाँ पे हम लोग को। तो दिन का वो 10,000 स्टेप होते तो नहीं है हर बार, बट एवरेज मेरे ख्याल में 7-8 हज़ार स्टेप तो कर लेता हूँ, जो बहुत बड़ी हेल्प होती है। दूसरा, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सेम टाइम पे रात को सोने जाऊँ, सेम टाइम पे उठूँ। ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसलिए बड़ी इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा ना ये जानना ज़रूरी है कि आपकी लाइफ़ सिर्फ़, मतलब देखिए मैं तो स्टार्टअप चला रहा हूँ, बट आपकी लाइफ़ सिर्फ़ वो जो निराशा या हताश होने की भावना है ना, वो आपकी लाइफ़ नहीं है। आपकी लाइफ़ एक्चुअली ये 5 और चीज़ें हैं, जहाँ पे आप थोड़ा फिट रहते हैं, थोड़ा अच्छा खाना खाते हैं, कुछ सो जाते हैं टाइम पे, थोड़ा दोस्तों से मिल लेते हैं, ये आपका सारा का सारा लाइफ़ का मतलब लाइफ़ में ये भी चीज़ें हैं, राइट? कि जब आप कुछ अचीव करते हैं वो होता है जॉय, और जो जॉय का सेलिब्रेशन होता है वो होता है हैप्पीनेस, जो आप बाकी सबके साथ में करते हैं। तो ये बड़ी ज़रूरी है ये सब बाकी लेयर्स रखनी। काम करिए, मतलब 10, 12, 15 जितना घंटा आपको काम करना है, बट हेल्थ का ध्यान रखिए, ट्राई टू स्लीप ऑन टाइम। अगर आपको दिख रहा है कि ये चीज़ में मेरा क्या बोलते हैं बहुत समय व्यर्थ हो रहा है, तो इंस्टाग्राम में अगर हो रहा है तो हटा दीजिए। कुछ कुछ नहीं हो रहा दुनिया में कुछ नहीं बदलेगा अगर आप 2 हफ्ते इंस्टाग्राम पे रही हो बहुत मुश्किल लर्निंग है, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स ट्रू। मोहित सर मैंने ये सुना था और ये मैं मानती भी हूँ कि कोई अगर किसी को सबसे बड़ा गिफ्ट कोई दे सकता है तो वो होता है समय। मेरे एक बार कहने पे, एक रिक्वेस्ट पे सर आपने अपना जो टाइम निकाल के इन लर्नर्स कम्युनिटी को गाइड किया है, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू सर फ्रॉम द होल टीम ऑफ द आई स्किल। हमारे वो लर्नर्स जो छोटे गांव शहरों से आपको देखेंगे, आपने समय दिया सर, इसके लिए बेहद शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर फॉर गाइडिंग आवर लर्नर्स कम्युनिटी, इट रियली थैंक मीन्स यू। अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। आई होप जो मैंने बातें करी उससे कुछ निकल के आए, एंड मुझे मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। चलिए, Thank थैंक you यू। so much, sir, for your time.